हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही बेस्ट तरीके से करवा रहा हूँ। पीडीएफ जैसे कंप्लीट होती है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने आरबीआई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम इस वीडियो में आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। कमर्शियल बैंक देखते हैं, पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और आरबीआई की पॉलिसीज़ आज हम पढ़ेंगे। आरबीआई कैसे कैसे कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कंट्री में, उनको अलग अलग टूल से आरबीआई कंट्रोल करती है, वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं आपके, ठीक है। कमर्शियल बैंक में नोट आरबीआई, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। एक तो पब्लिक से वो क्या करेंगे, पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, एक पब्लिक को क्या करेंगे, लोन देंगे। पब्लिक जो है वो पैसा कैसे जमा करवाएगी, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। इनकी अलग अलग ब्याज दरें होंगी, अलग अलग बैंकों की अलग अलग रखी होगी, ठीक है। सबकी बेस रेट जो है वो अलग अलग होती है। और जो बैंक है पब्लिक को लोन भी देते हैं, तो ये कमर्शियल बैंक्स हो गए। उसके बाद देखिए, रेगुलरिटी ऑफ बैंक बाय द आरबीआई, वो ही हमने पढ़नी है। बैंकों की जो रेगुलरिटी है आरबीआई के द्वारा कैसे कैसे हो रही है। सबसे पहले होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, या फिर सिलेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव में आपका आ जाता है LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद देखिए आपका ये हो जाता है बैंक रेट आता है आपका CRR और SLR, ठीक है। ये VRR है आपका, इसमें आपका दो आ जाता है, CRR और SLR, इसमें दोनों आ जाते हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। बैंक रेट आता है, MSF रेट आता है, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपके क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक ऐसे टूल हैं जो कि पूरी बैंकों की जो कार्य प्रणाली है और पूरा जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें कंट्रोल करने में ये जो पॉलिसीज हैं वो कारगर साबित होती हैं। ये पॉलिसीज काम करती हैं। तो क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव में आपका एक होता है मोरल सुअजन, एक क्रेडिट राशनिंग, ठीक है, और एक डायरेक्ट एक्शन। ये आपका होता है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव। नाम याद रख लीजिएगा, इतना बहुत है। आगे देखिएगा, LAF में आप देखिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट हो गया आपका, रिवर्स रेपो रेट हो गया। कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए VRR में आपका CRR हो गया, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक में जो अलग अलग तरीके की लाइबिलिटी होती है। पहले मैं आपको लाइबिलिटी कहूँ तो डिपॉजिट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक जिम्मेदारी, एक भार जो एक बैंक के ऊपर रहता है। कैसा भार वो बैंक अपने ऊपर लेके रखता है, भाई डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जिन लोगों के करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें कुछ पैसा तो जमा करवाती हैं लोग, ठीक है। तो अगर किसी यूज़र है, कस्टमर है, अगर उसको पैसा निकलवाना है अपने सेविंग अकाउंट में, तो अगर वो नहीं हुआ, अगर वो निकल नहीं रहा हो, तो वो सीधा बैंक के पास जाएगा और बैंक जो है वो कुछ नहीं कर सकता ऐसे कंडीशन। बैंकों को वो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जो पैसा पब्लिक का है, जो पैसा उसने डिपॉजिट करवाया है, वो उसको सही तरीके से उसको मिल जाए, उसको कोई परेशानी ना आए, उसको टाइम पे अगर वो चाहिए, किसी भी वक्त उसको चाहिए तो उसे मिल जाए, ठीक है। अलग अलग सुविधाएं हैं पैसे निकलवाने की, निकासी के लिए, धन की जो निकासी हो रही है, चाहे वो नेट बैंकिंग यूज़ करे, तुरंत जो RTGS होता है 2 लाख से, जैसे मिनिमम अमाउंट अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो RTGS करते हो, NEFT उससे कम की है तो अप्रोप्रिएट जो भी बैंक का चार्जेस लगता है उसके अगेंस्ट अगर उसको कोई भी राशि निकलवानी है तो वो निकलवा सकता है। तो बैंकों का उत्तरदायित्व बनता है। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि टाइमली डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल तक आपने वो बैंकों को पैसा दिया है, उसके बाद अगर आप निकलवाना चाहें तो बैंकों को वो देना पड़ेगा। बैंकों की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे टाइम डिपॉजिट हो गया और डिमांड डिपॉजिट, इसमें इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देखिए टाइम डिपॉजिट में दो हो गए आपके, दो कौन कौन से हो गए वो भी देख लीजिए। टाइम डिपॉजिट में आपका एक हो गया आपका RD और एक हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में जैसे आपको एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो मिनिमम 7 दिन का भी आप खुलवा सकते हो। RD में आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है, रेगुलर इनकम टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है, एक रेगुलर आपकी इनकम होती है टू डिपॉजिट टू अ फिक्स्ड अमाउंट, आप एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करते हो हर मंथ इनटू देयर RD अकाउंट, ठीक है। इनके बारे में डिटेल नहीं जानना, सिर्फ पता करना हमें। उसके बाद देखिए CRR का जो अमाउंट है वो डेली चेंज होता रहता है, बट परसेंटेज ऑफ CRR जो है वो हर 2 महीने में चेंज होता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपकी CRR वगैरह है, जो आपकी CRR है
या फिर जो भी आपकी CRR है, SLR है, रिपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रिपो रेट है, ये एग्जाम पॉइंट, ये मैंने ना इनकी प्रेजेंट रेट नहीं लिखा कि अभी कितना चल रहा है, क्योंकि चेंज होती रहती है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितनी CRR चल रही है, कितना SLR चल रहा है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो CRR के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। बैंक इन इंडिया रिक्वायर्ड टू होल्ड ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश। RBI के पास बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स डिपॉजिट जो है वो, एक फिक्स अमाउंट जो है वो उनको कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू रिजर्व सम परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ NDTL टू RBI। तो वही आपका होता है CRR। उसके बाद देखिए RBI डजंट प्रोवाइड, और RBI इस CRR पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये क्या होता है, GDTL माइनस IBL। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। GDTL आपका ग्रोस हो गया और IBPL हो गया आपका इंटरबैंक लाइबिलिटी। तो जैसे कि इसका एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं, डिमांड प्लस टाइम लाइबिलिटीज प्लस ODTL अदर डिमांड, जो आपकी लाइबिलिटी है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज माइनस डिपॉजिट इन अनदर बैंक। जैसे कोई आपका बैंक है, यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, बैंक है। अब बैंक के पास क्या होगा, दो तरीके होंगे, FD होगी, मतलब बैंक पे क्या होगा, लोगों ने अपना पैसा दिया होगा, किस किस रूप में, FD के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, RD जो भी अकाउंट होगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। यहाँ पे इसको ये क्या करता है, इनको कुछ ब्याज देता है बैंक, इनको कुछ ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। और बैंक ने आगे वही जो पैसा है वो किस किस को दिया होता है, गवर्नमेंट्स को दिया होता है, बैंक को दिया होता है, बोरोवर्स को दिया होता है, अलग अलग इनको दिया होता है। और इनकी क्या होती है, कुछ ये परसेंटेज इंटरेस्ट पे देता है। और ये जो इंटरेस्ट लगता है ना, ये ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जितने वो लेता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने पैसे लिए 2% किसी से इंटरेस्ट पे, और आप उसको दे रहे हो 1.5%, किसी और को दे रहे हो 1.5 पे। एक तो आप रिस्क भी ले रहे हो, एक आपका 0.5% का जो नुकसान भी हो रहा है। या आप अगर 2 में भी देते हो तो भी आपका क्या फ़ायदा होगा, और खाम का रिस्क आप अलग ले रहे हो, उसके तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। तो आप जनरली इसको ज़्यादा रखते हो, आप 2.5 रखते हो, मतलब ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो नेट बचता है ना, नेट जो मान लो यहाँ पे इन्होंने दिया इसको 2.5% पे, और इनको जो दे रहा है ये जो जिनके जो बैंक के पास जिन्होंने अपना पैसा जमा करवाया है, इनको 2% ब्याज दे रहा है। तो ये माइनस करके 2.5% माइनस 2% विच इज इक्वल टू 0.5%, तो यही क्या होगी, आपकी NDTL होगी। ठीक है, इसका कुछ फिक्स प्रोपोर्शन बैंक को कैश के रूप में रखना पड़ता है, यही आपका NDTL होगा, मतलब नेट अमाउंट दैट अ बैंक हैज, तो वही आपका NDTL हो जाता है। तो यही आपका यूज होता है इन द कैलकुलेशन ऑफ CRR एंड SLR। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए आप SLR पढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। इसमें मिनिमम जो डिपॉजिट बैंक के पास रखना होता है, बैंक हैज़ टू मेंटेन, बैंक को मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के रूप में रखना पड़ता है, अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज विद इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, RBI के पास नहीं रखना पड़ता। CRR में तो क्या था, कैश RBI के पास रखना पड़ता था एक मिनिमम परसेंटेज NDTL की। SLR में गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कोई ट्रेजरी बिल हो गया, इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, उनके रूप में इसको अपने पास रखना होता था खुद को ही। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो टूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसीज के, ये आगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में लड़ने में आपके हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड कॉम्बैट डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सबसे पहले तो मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब जब आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड ज़्यादा होने की मतलब क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब कि भाई सप्लाई, मान लो मोबाइल फ़ोन आपके 2 हैं, खरीदने वाले आपके कितने हैं, 5 हैं। ये मोबाइल फ़ोन है आपका और खरीदने वाले क्या हैं, 5 हैं, यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब ये मोबाइल फ़ोन, अब इस कस्टमर, ये जो शॉप है ये जो कंपनी है जिनके 2 मोबाइल हैं, इसको पता है कि ये 5 खरीदने वाले हैं, 2 मोबाइल हैं, तो ये जो बिक ही जाने हैं। तो ऐसे में इन सब के पास पैसा है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा इस मोबाइल को खरीदने में, ठीक है,
तो उसी का ये मोबाइल हो जाएगा, बाकी 3 को जो है वो नहीं मिलेगा। वो 3 कोई भी हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे देगा। तो ऐसे में हम बोलते हैं भाई चीजें बहुत महंगी हो रही है, मतलब लोगों के पास पैसा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब यही हो गया कि लोगों के हाथ से हमें पैसा खींचना है, ठीक है। दैट इज रिड्यूस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को आपको रिड्यूस करना है, मनी बहुत प्यारी हो जाए, डियर मनी बन जाए आपकी, पैसे को दूर कर देना मतलब मनी प्यारी हो जाए। तो आप कैसे करोगे? अब आरबीआई जो है, आरबीआई के अगर पास पैसा ही कम होगा, ठीक है, वो पैसा अपना जो है वो ज्यादा उसको दे दे, क्या नाम, सॉरी, ये जो बैंक है, ये जो अपना पैसा है ये आरबीआई को ही ज्यादा दे दें, मतलब सीआरआर की रेट ज्यादा बढ़ा दें, एसएलआर की रेट ज्यादा बढ़ा दें, तो इनके पास, बैंक के पास पैसा कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो इन्होंने कैश के रूप में आरबीआई को जमा करवा दिया है। अब इनके पास कम पैसा बचा है, ठीक है, तो फिर वो लोगों को भी कम देंगे। तो यानी कि एक तरीके से इन्फ्लेशन को लड़ने में मदद मिल रही है। इसी का ठीक उल्टा आपका डिफ्लेशन में हो रहा है। इसमें इंक्रीज मनी सप्लाई, चीप मनी सप्लाई, पैसा ज्यादा हो जाए, पैसा बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट में, तो वैल्यू जो है वो ज्यादा ना रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैसा चीप मनी बना देनी है, ठीक है, पैसा लोगों तक आपको खींचना नहीं है, आपको लोगों, आपने सप्लाई बढ़ानी है। तो ऐसे में क्या करो, आप सीआरआर को घटा दो, यानी कि बैंकों की आपकी क्या होगी, ब्याज दर घट जाएंगी। सीआरआर घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा और वो लोगों में ज्यादा बांटेंगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज्यादा आ रही है, ठीक है, पैसा ज्यादा हो जाए और पैसे की वैल्यू ना रहे, तब हम डिफ्लेशन उस चीज में हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये एलएफ की फुल फॉर्म तो मैंने बता दी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ द, देखिए लिक्विड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाटर के बारे में, वाटर इज अ लिक्विड, यानी कि वाटर को हम किस उसमें करते हैं कि विच कैन फ्लो वेरी इजीली, जिसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में फ्लो जो है वो मनी का होता है, ठीक है। लिक्विड डिटी यहाँ पे मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द फ्लो ऑफ मनी इज लिक्विडिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी हो रही है, यानी फ्लो ऑफ द मनी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विच इज डन बाय द सीआरआर, एसएलआर, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, open market operations, like all these kind of operations that comes under it. repo rate, बड़ा ही सिंपल टर्म है repo rate, the rate on which RBI lend money to any commercial bank for short term period, ठीक है, वो दर जिस पे आरबीआई जो है वो किसी भी कमर्शियल बैंक को मनी क्या करती है, उधार देती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जनरली 1 से 14 दिन के लिए। तो रिपो रेट ज्यादा होगा, यानी कि अगर ब्याज दर बहुत ज्यादा होगा तो बैंक क्या करेंगे, कम पैसा लेंगे, भाई ब्याज दर तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा, बैंकों के पास कम पैसा होगा तो मतलब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी टू द पीपल। ये टू द कस्टमर के लिए होती है, क्योंकि वो पैसा, लिक्विडिटी मतलब ये जो मनी का फ्लो है, फ्लो ऑफ मनी, वो अल्टीमेटली आपको देना किसको है, आप अल्टीमेटली कस्टमर्स को ही तो देना है, जो भी बैंकों को बैंक जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आगे देखिएगा, रिवर्स रिपो रेट। सो रिवर्स रिपो रेट इज आल्सो, देखिए रिवर्स रिपो रेट, द रेट ऑन विच आरबीआई बोरो मनी, इसका उल्टा है रिपो रेट का। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो मनी बोरो करती है फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक से, फ्रॉम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो मनी है, यहाँ पे जो मनी है, ये द रेट ऑन विच आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आरबीआई ऐसा क्यों करती है, वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई जब वो पैसा कमर्शियल बैंक से ले लेगी, तो अगर वो रिवर्स रिपो रेट आपकी कम होगी, रिवर्स रिपो रेट कम होगी, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, रिवर्स रिपो रेट कम होगी, तो रेट कम होने का मतलब क्या है, वो पैसा ज्यादा, रेट कम है तो यानी कि बैंकों से आरबीआई क्या करेगी, ज्यादा पैसा ले लेगी, बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन से हम लड़ेंगे ना उस कंडीशन में, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरआरआर को हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि लोगों के हाथ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसा खींचना है, ठीक है,
और वो पैसा हम कैसे खींचेंगे? अगर बैंकों के पास ही पैसा कम होगा। बैंकों के पास पैसा कम कब होगा? जब जिस रेट पे आरबीआई बैंक से लोन लेगा, ठीक है, पैसा लेगा, वो रेट आप कम कर दो तो वो ज़्यादा पैसा ले पाएगा आरबीआई। उसके बाद आप देखिएगा मार्जिनल रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है बड़ा। द रेट ऑन विच, क्योंकि मैंने बनाए ही ऐसे नोट्स हैं कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएं। तो देखिए MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, द रेट ऑन विच आरबीआई लेंड मनी टू एनी कमर्शियल बैंक इन इमरजेंसी सिचुएशन। अभी इमरजेंसी सिचुएशन क्या है कि आरबीआई जो है वो किसी भी कमर्शियल बैंक से द रेट ऑन विच आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन दे इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। इट विल हेल्प टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। अगर मार्जिनल फैसिलिटी रेट वही है रेट, अगर ये ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी आपकी कम होगी, ठीक है, लिक्विडिटी कम होगी। क्योंकि वही जैसे आपका सीआरआर का केस होता था, ऐसे ही एमएसएफ का है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब इन्फ्लेशन से लड़ना। रेट ज़्यादा रखोगे तो बैंक जो है वो क्या करेगा? अगर एमएसएफ का आपका रेट ज़्यादा होगा, आरबीआई अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगी आपकी, ठीक है, तो सेम यही वाला कंसेप्ट है एमएसएफ का भी। मतलब इसमें क्या है कि अगर एमएसएफ रेट ज़्यादा होगा, मतलब वही है, इट विल हेल्प टू द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। अगर ये रेट ज़्यादा रख दे तो बैंक क्या करेगा? बैंक लोन लेगा नहीं, बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो बांटेगा क्या? तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो गई। लिक्विडिटी दैट इज द, अभी बताया था मैंने, फ्लो ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी टू द कस्टमर्स। यहाँ पर बैंक को आरबीआई से, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो व्हाट इज द इमरजेंसी कंडीशन, दैट इज द मेन ट्विस्ट इन दिस वीडियो, इन दिस कॉन्सेप्ट, जो कोई नहीं बताता, सीधा ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ पर बैंक को आरबीआई से लोन लेने के लिए एसएलआर वाली गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज नहीं रख सकता है। देखिए एसएलआर में क्या है, वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रखता है। अब ये तो उस कंडीशन की बात होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने जो एसएलआर रखा है उसी से आप लोन ले रहे हो, नहीं, तो आरबीआई ने मना किया है। इनके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी है उनको आप रख सकते हो। लेकिन अगर बैंक के पास नहीं है ये सिक्योरिटी और बैंक को लोन भी चाहिए, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, थोड़ी सी छूट प्रदान करता है, और वह एसएलआर का कुछ हिस्सा जो था वही जो एसएलआर का उसने मेंटेन किया होता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड समथिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो उसका 0.7% जो हिस्सा है वो लोन लेने में यूज कर सकता है, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहा जाता है, ठीक है। यही मेन इसमें था, बड़े सिंपल टर्म्स में और मैक्सिमम चीजें बताई है मैंने। रेपो रेट और एमएसएफ में देख लेते हैं। रेपो रेट में आपका मिनिमम जो है वो 5 करोड़ तक आप ले सकते हो, और जो मैक्सिमम है देयर इज नो लिमिट। एमएसएफ में आप मिनिमम अमाउंट जो आपको लोन की लेनी पड़ेगी वो आपको कम से कम 1 करोड़ तो लेना पड़ेगा। एमएसएफ जो है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपकी सिर्फ ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। और जो आरबीआई से जो लोन लेते हैं रेपो रेट पे आरबीआई जिनको लोन देता है, वो सिर्फ बैंक्स नहीं होते, वो सारे ही होते हैं, ठीक है। सारे इन द सेंस कि आपकी जो गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि जैसे ऑल बैंक्स हो गए आपके, और क्या क्या हो गया आपके, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सभी जो है वो आरबीआई से लोन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएसएफ में तहत सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही लोन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बैंक रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक रेट, द रेट ऑन विच आरबीआई लेंड मनी टू एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। तो अब रेपो रेट और बैंक रेट में फिर फर्क क्या रह गया, दोनों जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। वही है, बैंक रेट अगर ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि रेट ज़्यादा होने से बैंकों के पास पैसा कम होगा, और वो फिर फ्लो ऑफ द मनी जो होगा कस्टमर्स को कैसे बांटेंगे जब उनके पास पैसा ही कम होगा। रेपो रेट और बैंक रेट में थोड़ा सा फर्क होता है। रेपो रेट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म 90 डेज से ज़्यादा। रेपो रेट में जितने आरबीआई के क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट इन द सेंस कि अभी जैसे मैंने बताया गोल्ड बैंक्स, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफआई, और जितने भी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इसमें एज अ कोलेट्रल रखी जाती हैं। रेपो रेट में अगर आपको लोन चाहिए बैंकों को, तो उसमें आपको आरबीआई के पास ये रखना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उतनी, और जो बैंक रेट है इसमें आपको कोई कोलेट्रल रखना नहीं पड़ता, और ये सिर्फ जो देता है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को ही देता है। आगे देखिए आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। कैसे? देखिए इसमें गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, टैक्स, आपको पता है गवर्नमेंट की फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है, एक्सपोर्ट से होगी, टैक्सेशन से होगी, गवर्नमेंट कंपनी से होगी, उस और किस किस से होती है आपकी
डिसइन्वेस्टमेंट से होगी, इन्वेस्टमेंट से होगी, जब गवर्नमेंट कोई एक्सपोर्ट करती है उससे वो गवर्नमेंट जो है वो पैसा कमाती है। तो ये सारे हैं गवर्नमेंट के पैसे के। लेकिन अगर फिर भी उसका गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा हो रहा है, बजट चलाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो आरबीआई के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर देती है, रखकर वो पैसे ले लेती है उधार। लेकिन आरबीआई क्या करती है फिर, ये सिर्फ अपने उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इसने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई थी लोन लेने के लिए, सिर्फ उसको अपने पास रख के ही नहीं बैठती, बल्कि उसका यूज करती है वो लिक्विडिटी कंट्रोल करने में। कैसे करती है, देखिए आरबीआई गवर्नमेंट प्रूफ्ड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है बय करती है। जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बय कर लेती है, बय मतलब बैंकों से क्या कर लेती है, वो बाय कर लेती है, तो बैंकों के पास क्या जाता है, पैसा जाएगा। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बेच देते हैं तो बैंकों को पैसा मिलता है ना, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई बैंकों के पास पैसा आएगा तो वो कस्टमर्स को ज़्यादा बांटेंगे, तो कस्टमर्स को ज़्यादा बांटेंगे मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, यानी इट इज़ यूज्ड फॉर द कॉम्बैक्ट डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका मदद कारगर हो रहा है, यानी कि ये डिफ्लेशन से लड़ेगा आपका, ठीक है। इट विल हेल्प टू कॉम्बैट विद द डिफ्लेशन, क्योंकि लिक्विडिटी आपको लोगों को पैसा देना है। और अगर ये सेल करती है तो बैंकों का पैसा क्या जाएगा, फिर बैंकों को पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा और फिर बदले में उसको गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी मिलेगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी मतलब लोगों के हाथ से पैसा छिन रहा है, यानी कि इट हेल्प इन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करेगा, जिसमें आपका एग्रीगेट डिमांड फिर चीज़ों की कम हो जाएगी। तो यही था इसमें। आगे देखिएगा आपके कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं आपके, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल के अंदर आपका कौन कौन सा आता है, देखिए शेड्यूल का मतलब होता है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं इसका मतलब होता है जो आरबीआई की सेकंड लिस्ट में इंक्लूड हो। आरबीआई की सेकंड लिस्ट में कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। वो जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल हो गए, जो आरबीआई की सेकंड लिस्ट में नहीं है, जो है वो शेड्यूल बैंक हो गए। कौन कौन से हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है। प्राइवेट बैंक हो गए आपके जिसमें जो मेजोरिटी शेयर हैं वो किस किस के पास होते हैं, आपके प्राइवेट होल्डर्स होते हैं। फॉरेन बैंक्स हो गए, एज ऑफ नाउ देयर इज 14 बैंक्स एज ऑफ नाउ आपके फॉरेन बैंक्स हो गए। आरआरबीज हो गई आपकी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। अगर मैं 2020 की बात करूं तो टोटल आपके अभी की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12 हैं। पहले 27 से इनको मर्ज कर दिया गया था। जैसे अभी हाल ही में आपको बताया मैंने, ओबीसी बैंक, आपका यूनियन बैंक हो गया और एक आपका हो गया पीएनबी बैंक, ये तीनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये सारा कुछ मैंने बता दिया। आगे देखिएगा, आगे देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी मैं इसी में बता देता हूँ आपको। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपकी दो प्रणालियाँ होती हैं। एक आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो आती है आपकी मिनिस्ट्री दूसरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो पहले पढ़ते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपके अलग अलग टूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। आरबीआई किस किस चीज़ों को कंट्रोल करती है, कमर्शियल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक के जितने काम होते हैं वो देखती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसी से आ गई, ये देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेबी आती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईआरडी आता है, आईआरडी डेट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इनके वो पूछे जाते हैं आपसे, इनके चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई का मैंने आपको बता ही दिया था और सेबी का भी मैंने आपको बता दिया था। आईआरडीए का मैं आपको बताता हूँ, करंट चेयरमैन है आपके सुभाष चंद्र खुंता, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हैदराबाद में। और एक आपका पीएफआरडीए हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन से रिलेटेड कामकाज देखता है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड देखता है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं। उसके बाद देखिए कोऑपरेटिव बैंक में आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गए। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया ही था, आपका आईडीएफसी हो गया, इंडियन डेवलपमेंट जो बैंक हो गया आपका, ठीक है, आईडीएफसी बैंक हो गया, आईएफएससीआई हो गया, नबार्ड हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर जो मैंने आप इन सब की फुल फॉर्म बताई थी, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया, और आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे बैंक जो हैं वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। ये सारे ये जो तीन है आपके, नबार्ड, एनएचबी और सिडबी आपका रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन
होते हैं आपके। और एनबीएफसी हो गया, ठीक है, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आपका एनबीएफसी हो गया। मतलब इसमें बैंकिंग के कामकाज नहीं होंगे लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये करेंगे, फाइनेंस में हेल्प करेंगे ये। उसके बाद देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लीट बनता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अफेयर्स के अंदर आपका आता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ये क्या करता है, जो कमोडिटी एक्सचेंज होती है उसको रेगुलेट करता है। किसके थ्रू करता है, जो कमोडिटी ब्रोकर्स होते हैं। बेसिकली कोई भी कमोडिटी होगी, जैसे वीट राइस का एग्जांपल मैं आपको कहूँ, इनके प्राइस हैं कैसे डिसाइड होते हैं, ये सारे डिसाइड होते हैं और ये डिसाइड करने का काम कौन करता है, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर ही होता है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें एडजस्ट होती हैं, किसी चीज का, किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। आगे देखिए आपका शेड्यूल्ड बैंक बताया था मैंने आपको, जो कि आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल होता है, लिस्ट होता है। इनको आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। इनका जो क्या होती है ये, मतलब ये जो गाइडलाइन है आरबीआई की, वो है मिनिमम पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख एज रिजर्व, ठीक है। इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो एटलीस्ट 5 लाख होनी चाहिए एज अ रिजर्व और एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम आरबीआई बैंक रेट। बैंक रेट के ऊपर ये एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए आरबीआई। तो ये शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन है और सेकंड शेड्यूल में क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं वो है। अब ये पेड अप कैपिटल हमने बताया आपको, बट ये होता क्या है, देखिए सिंपल टर्म्स में बताऊंगा आपको। When a company or a bank needs capital, it can issue shares or gain capital from the subscriber. Subscriber basically जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो वो शेयर होल्डर बन गए। तो वो जो कैपिटल है बेसिकली पर्टिकुलर जो कंपनी अर्न करेगी थ्रू हिज शेयर होल्डर, उसको ही पेड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है वो क्या करेगी, वो अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में रिलीज करेगी। उन शेयर्स को जो दूसरे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे तो उन शेयर्स को खरीदेंगे। वो शेयर्स खरीद के वो जो कैपिटल कंपनी अर्न करेगी उसी को हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो आरआरबीज क्या होगी, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया। दिस कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन 1975 और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज इंक्रीजिंग बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज इन रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश करना। इट मींस इट इज हेल्पफुल टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन विद फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के मैंने अंदर सारा कुछ बता दिया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया आपका, आरडी, एफडी, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे आईडीएफसी हो गया, एनबीएफसीज हो गया। तो सारी चीज़ें मैक्सिमम लोगों को जो इन चीज़ों से जोड़ना, कनेक्ट करना, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। इससे क्या होगा, लोगों की पब्लिक की सेविंग हैबिट जो है वो इंक्रीज होगी, कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इसका प्रधानमंत्री जनधन योजना। कोऑपरेटिव बैंक का देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। दे आर वर्किंग एट द थ्री स्टेज पे काम कर रहे हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी हो गया। नाबार्ड की मैं बात करूं तो ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। इट इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंस टू कोऑपरेटिव बैंक। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए एसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एनीथिंग विच जनरेट सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज और प्रॉफिट इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एसेट। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। अमाउंट ऑफ लोन विच इज नॉट रिपेड बाय द कस्टमर्स टू द बैंक टिल 90 डेज, वो एनपीए के अंदर काउंट होता है। एनपीए की वजह से क्या होता है, बैंकों का प्रॉफिट घट जाता है और बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है इन फ्यूचर। कॉजेज क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मान लो अचानक से सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो फिर वो जो बैंकों से उन्होंने लोन दिया उसको चुकाने में असमर्थ हो जाता है और फिर एनपीए अकाउंट बन जाता है उसका। डिक्रीज इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। अब इंडस्ट्रियां भी हैं, अगर वो ग्रो नहीं कर रही हैं तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई तो वो डिक्रीज हो जाएगा, इसमें ग्रोथ रेट डिक्रीज होने से एनपीए में चला जाएगा। बैड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अगर पुअर हो, मतलब वो रिश्वत लेके अगर ऐसे ही लोगों के जिनके पहले से ही डिफॉल्टर हैं उनकी लोन बना रहे हो, तो वो ही बैड मैनेजमेंट। और एक्साइटमेंट में आके अगर ज्यादा लोन बैंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जैसे गोल्ड लोन हो गया। अब गोल्ड अगर वैल्यू बढ़ती रहेगी और बैंक जो है वो एक टाइम पे जब वैल्यू कम थी इतने ज्यादा लोन बांट रहा है और आने वाले टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़नी है तो बैंक तो एनपीए में जाएगा ही। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी विच इज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल सर्विस बट नॉट इन्वॉल्व इन बैंकिंग एक्टिविटीज। दिस कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट डीडी, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम और नॉट ओपनिंग करंट एंड सेविंग अकाउंट, समथिंग लाइक दैट। जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया जो गोल्ड लोन वगैरह कराता है, लेकिन आप बैंकिंग एक्टिविटीज इसमें अपना अकाउंट वगैरह नहीं खुलता इसमें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
एसेट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। तो वो कौन कौन से हो गए आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, ठीक है। और इनको कैसे लड़ा जाए, देखिए सरफेस आई एक्ट बनाया था 2002 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, बैंक कैन सेल प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर इन केस ऑफ एनपीए, ठीक है। और उसके बाद देखिए डीआरटीए ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जुडिशरी बॉडी है जबकि सारे डिस्प्यूट जो है वो एनपीए के सोल्व किए जाते हैं। और एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इट इज अ बैंक एजेंट टू रिकवर एनपीएस। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखिए अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, और आरबीआई से या फिर मार्केट से अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, कलेक्शन ऑफ पेपर्स इस तरह के हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं ताकि वो मनी जो है वो बोरो कर सके लॉन्ग टर्म मार्केट से। अब ये जितने भी आपके ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है, ये सारे बेसिक लिए पेपर्स ही हैं एक तरीके के जिससे वो मनी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ नहीं करना इसमें। फर्क ये है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी, जैसे कि 1 से 30 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा। तो ये डिस्काउंट प्राइस पर नहीं बेचा जाता, यानी कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आपके पास, इसकी फेस वैल्यू 1 बिलियन है, ठीक है। तो 1 बिलियन पर ही उसको बेचा जाएगा, इसको डिस्काउंट प्राइस पे नहीं आप बेच सकते। उसके बाद देखिए ट्रेजरी बिल्स, ऑफिशियल पेपर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज अगर समटाइम्स क्या होता है गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज़्यादा हो जाता है तब वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी लेने के लिए बिल्स जारी करती है। जनरली 364 डेज से कम टाइम के लिए करती है। इसकी जो मिनिमम डिनोमिनेशन है टू इशू इन इंडिया 25,000 रुपये से आप कम के ट्रेजरी बिल नहीं बना सकते। तो ये 14 दिन के लिए भी है, 91 डेज के लिए भी है, 182 डेज के लिए भी है और 364 डेज के लिए है। और ये निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली प्रोमिस करता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस ए सम ऑफ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। तो एक फिक्स डेट पर उसको वो पैसा दिया जाएगा, तो ये प्रोमिस करने वाला डॉक्यूमेंट होता है, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, परमिसरी नोट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपका तीसरा जो आता है वो कमर्शियल पेपर होता है। ये बेसिकली ना कॉर्पोरेट के द्वारा, जो एमएनसी प्राइवेट कंपनीज बिग फर्म्स जो होती हैं उनके द्वारा इशू होता है। तो इसकी थोड़ी सी अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ये भी वही सेम है, 14 से 364 दिन के लिए होता है और ये जो अपना इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ परमिसरी नोट। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये भी नेगोशिएबल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है और ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कमर्शियल बिल देखिए, जब भी किसी ट्रेड बिल को हम डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचें, ठीक है, तो वो आपका कमर्शियल बिल के अंडर आ जाता है। बाकी सारी चीजें सेम ही है। जीरो कूपन बॉन्ड, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड आपका क्या होता है, अगर मैं कहूँ डिस्काउंट प्राइस पर हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड को जो है वो बेचते हैं। ये यही फर्क है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी में और इसमें जीरो कूपन बॉन्ड में, क्योंकि वो डिस्काउंट पर नहीं बेचा जाता लेकिन इसको आप डिस्काउंट प्राइस पर बेच सकते हो। इससे 1 साल का अधिक टाइम पीरियड इसमें भी है। और नो कूपन्स ऑन बिल, ठीक है, इसमें बिल के ऊपर कोई कूपन्स नहीं होते, इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जैसे ये आपके पास एक इस तरह से यहाँ पे कूपन लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन के कूपन यहाँ पे लगे हुए हैं। हर साल बाद आपको कूपन निकाल रहे हो, हर साल बाद, ठीक है, कूपन निकाल रहे हो। जब कोई कूपन नहीं रह जाता तो आपका ये बेसिकली ये पार्ट जो बच गया सिर्फ 1 बिलियन, ठीक है, यही आपका क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड है। और इसको हम डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है वो, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन ही रहेगी अब, ठीक है, और ये डिस्काउंटेड प्राइस पर हम इसको बेच सकते हैं। उसके बाद देखिए बियरर बॉन्ड जो है वो आपका क्या होता है, बियरर बॉन्ड, इसमें आपका क्या होता है, इसमें कोई नेम मेंशन नहीं होता, यानी जिसके पास ये है वो पैसे ले सकता है। कोई जांच पड़ताल नहीं होगी भाई इसका सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिला। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था बियरर बॉन्ड्स का, ठीक है, क्योंकि जैसे आपके पास 100 रुपये का नोट है, आप कुछ भी मर्जी खरीद ले, आपकी कोई इंक्वायरी अभी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा कैश है, तो फिर आपकी इंक्वायरी होगी। एसडीए देखिए, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये बेसिकली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आईएमएफ होता है ना, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें आईएमएफ में क्या होता है, इसमें अलग अलग देशों के जो डेवलप्ड और
डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना फंड जो है वो इसमें डालते हैं, मतलब जितना भी उनके हिसाब से होता है फंड कलेक्शन होती है, और इसकी जो करेंसी होती है वो एसडीआर में डिसाइड की जाती है। जैसे इंडिया की रुपीस में होगी, यूएस की डॉलर्स में होगी, तो इसकी एसडीआर में काउंट की जाती है, और इसके अगेंस्ट जो है ना वो मार्केट वैल्यू देखी जाती है, करंट मार्केट वैल्यू गोल्ड की कितनी चल रही है उसके अगेंस्ट जो है वो देखी जाती है। तो वही आपका एसडीआर होता है। बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं आपकी। आगे देखिएगा, ये न्यू डेवलपमेंट के बैंक के बारे में 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, वही ब्रिक्स की जो कंट्रीज हो गए, साउथ अफ्रीका। ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए इनिशिएटिव इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स, इसका जो हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। उसके बाद देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो होप ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।